Hello everyone, welcome back in this lecture. Students, today we are going to discuss सूक्ष्मदर्शी। हम प्रकाशीय उपकरण डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मानव नेत्र। मानव नेत्र की संरचना को वहां पे स्पष्ट किया था, क्रियाविधि के बारे में पढ़ा था, दृष्टि दोषों के बारे में हमने वहां क्लैरिफिकेशन दिया था। पूरा 4 दोष आपको बताए थे, उनका निवारण बताया था। तो वो मानव नेत्र की कंप्लीट स्टडी हमने प्रीवियस लेक्चर में की है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सूक्ष्मदर्शी क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से हमें इनके द्वारा जो वस्तुएं हैं वे बड़ी दिखाई देती हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी वस्तु का आकार हमें छोटा या बड़ा दिखाई देना वो निर्भर करता है दर्शन कोण पे। किस पर निर्भर करता है? दर्शन कोण। वस्तु द्वारा आंख पर जो कोण निर्मित होता है, वस्तु द्वारा आंख पर जो कोण निर्मित होता है वही दर्शन कोण कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा, जैसे ये कोई वस्तु है, तो इसके द्वारा आंख के लेंस पर जो कोण बन रहा होगा उसी कोण को हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण। जितना दर्शन कोण बड़ा होता है वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है, और दर्शन कोण वस्तु के द्वारा जितना छोटा बनता है वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देती है। जैसे देखो ये कोई वस्तु है, इसको जो समीप लाएंगे तो इसका दर्शन कोण बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे इसको दूर लेके जाओगे तो ये आंख पर जो कोण बनाएगी वो क्या होता जाएगा? छोटा बनता चला जाता है। तो किसी वस्तु का जो आभासी आकार है, आभासी आकार जो हमें आभास होता है आकार का, वो क्या होता है? पहले बात करते हैं वस्तु के आभासी आकार। किसी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना, किसी वस्तु का बड़ा दिखाई देना, बड़ा या छोटा दिखाई देना निर्भर करता है वस्तु द्वारा आंख पर मतलब आंख के अंदर जो लेंस है, ठीक है, आंख में जो लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस से कहते हैं। आंख पर बने कोण पर निर्भर करता है, जिसे दर्शन कोण कहते हैं। हम क्या कहते हैं? जिसे दर्शन विजुअल एंगल कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण का मान जितना ज्यादा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है, और दर्शन कोण जितना छोटा होता है वस्तु उतनी ही हमें छोटी दिखाई देती है। दर्शन कोण यानी वस्तु द्वारा जो कोण बन रहा है, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। और दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी।
उतनी ही छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी, और दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी। क्लियर है ये चीज? अब थोड़ा सा चित्र की सहायता से देखिए कि किस प्रकार से दर्शन कोण निर्मित होता है। जैसे कि ये हमारा आई बॉल है, आंख का गोलक है, और मान लो यहां कहीं वस्तु स्थित है, ये वस्तु स्थित है, यहां पे कहीं लेंस होगा इस प्रकार से, इस वस्तु से ये प्रकाश किरणें चली यहां से और ये रेटिना पर पहुंच गई। ठीक है, मान लो एक वस्तु से प्रकाश किरण ऐसे जा रही होगी अविलंबन, तो ये जाएगी यहां पे। ठीक है, तो देखो ये रेटिना पर ये वाला उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे वस्तु है ये ए बी, तो ये ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बन गया। ये जो कोण है यहाँ थीटा, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये कोण है हमारा कौन सा? दर्शन कोण। इसे कहते हैं दर्शन कोण। तो ये जो वस्तु ने लेंस के साथ जो कोण बना हुआ उसे हम क्या कह रहे हैं? दर्शन कोण। अब देखो ये कोण अगर बड़ा होता, ठीक है, तो वस्तु में यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता? बड़ा बनता वस्तु द्वारा। और अगर ये छोटा होता तो छोटा वस्तु में कैसे दिखाई देती? छोटी। क्यों? प्रतिबिंब यहाँ रेटिना कैसा बनता? छोटा। जरा देखो इसी वस्तु को यदि थोड़ा सा दूर रख दिया जाए, मान लो ये वस्तु है और यहां हम ये आई बॉल बना दी यहां पे, और ये मान लो लेंस बना रहे हैं, ये लेंस है। अब देखना वस्तु थोड़ा दूर भेज दी है, वो समान ऊंचाई की है, बराबर। तो देखो ये जो कोण बना उसका मान कम हो गया यहाँ पे, ये कम हो जाएगा, तो क्या होगा? ये वस्तु हमें उतनी ही छोटी। देखो यहाँ पे ए बी वस्तु, तो ये दर्शन कोण है यहाँ पे थीटा, ये कोण घट गया यहाँ पे। अब ये जो ए डैश बी डैश वस्तु थी उसका प्रतिबिंब कैसा बना है? छोटा है। वस्तु जैसे से दूर जाती है तो दर्शन कोण छोटा होता चला जाएगा। और सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे आप कि यहां मान लो दर्शन कोण देखना चाह रहे हो आप, ये वस्तु एक बार तो यहां रख दिया आपने, एक बार इस वस्तु को यहां रख दिया, ठीक है, एक बार तो यहां से कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, ये कोण होगा। दोबारा कैसे आएगी? देखो यहां से ये ऐसे आएगी, तो ये दर्शन कोण छोटा है और ये दर्शन कोण क्या है? बड़ा। तो जैसे जैसे वस्तु नेत्र लाइन से दूर जाती है तो दर्शन कोण हमारा घटता चला जाता है और समीप आती है तो बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वहां पर दर्शन कोण का मान अधिकतम होता है, बाकी सब जगह पर उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो अधिकतम दर्शन कोण कहां बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब वस्तु स्थित होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब वस्तु स्थित होती है तो वस्तु द्वारा जो दर्शन कोण बनता है वह अधिकतम होता है, बाकी सब जगह पे दर्शन कोण का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमें वस्तु का आभासी आकार दिखाई देता। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं हम सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी का वर्ग क्या है कि ये जो दर्शन कोण था उस कोण को बढ़ाना। मतलब सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना दे, क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी जैसे छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, छोटी छोटी वस्तुएं आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाएंगी जिसके कारण से वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, उसके धुंधले प्रतिबिंब बनाएंगे रेटिना पे, तो इस कारण से वो छोटी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो हम एक प्रकाशीय उपकरण काम में लेते हैं जो इनके प्रतिबिंबों को बड़ा कर देता है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी साधारण प्रकाशीय उपकरण है जो वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनाता है। तो अब बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप।
सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जो वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब का निर्माण करता है। थ्योरी में और भी लिख सकते थे आपकी प्रकाशीय उपकरण जो छोटी छोटी वस्तुओं के दर्शन, छोटी छोटी वस्तुओं द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण में वृद्धि करता है, जिससे उन वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनते हैं। क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी। वह प्रकाशीय उपकरण जो छोटी छोटी वस्तुओं द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के मान में वृद्धि करता है, जिससे प्रतिबिंबों का, बड़े प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? वो सूक्ष्मदर्शी। तो मैंने साधारण परिभाषा आपको बता दी कि वह प्रकाशीय उपकरण जो वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंबों का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्मदर्शी आपने पढ़ रखी है, नहीं पता तो सूक्ष्मदर्शी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होती है खगोलीय संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक होती है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी और एक होती है परावर्तक। अपवर्तक और एक परावर्तक दूरदर्शी होती है दो, तो खगोलीय होती है दोनों, खगोलीय अपवर्तक और परावर्तक। एक सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक आवर्धक लेंस होता है। यह साधारणतया सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जो एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस, या इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धक लेंस होता है जो वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। क्या होता है ये? आवर्धक लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धक उत्तल लेंस होता है। वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य, ये द्वितीय फोकस यहां पे के मध्य स्थित होती है। आवर्धक उत्तल लेंस होता है जिसमें वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र, फोकस के मध्य स्थित होती है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर आभासी सीधा व बड़ा बनता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है।
अब ये है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धक उत्तल लेंस होता है जिसमें वस्तु लेंस के प्रकाशीय केंद्र व द्वितीय फोकस के मध्य स्थित होती है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर आभासी, सीधा व बड़ा बनता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। यह डायग्राम देखें, क्या ये सिंपली आवर्धक उत्तल लेंस, सॉरी एफ डैश और ये इसका फोकस। मान लो यहां वस्तु स्थित है, ये कोई वस्तु है, तो अब इसकी कार्यप्रणाली क्या कहती है, ये उत्तल लेंस है। एक मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण जाएगी, ये गई मुख्य अक्ष के समानांतर और एक ऐसी चली जाएगी, या इसके प्रकाश केंद्र से निकाल देना ही। तो ये जो किरण है अपवर्तन के पश्चात कहां से जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए इसके फोकस से, ठीक है। दूसरी किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से निकाल दो, इस प्रकार से चली जाएगी। क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों किरणें कभी मिलेंगी आगे आकर के? नहीं मिलेंगी आगे आकर के। तो अब हम क्या करते हैं, इनको पीछे हटाते हैं। जैसे हमने ये तो पीछे हटाए जाने पर ये यहां पर मिलती प्रतीत हो रही है इस जगह पे। तो ये इन्होंने प्रतिबिंब का निर्माण किया। मान लो ये कोई वस्तु है ए बी, तो ये ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब ये फोकस तथा अनंत के मध्य हुआ है। कहां पर हुआ है ये? फोकस तथा अनंत के मध्य। मान लिया कि लेंस, यहां पे ये आंख है, तो इसके द्वारा यहां जो प्रतिबिंब बना है वो बीटा है, ठीक है, बीटा। इसकी ऊंचाई, ये जो वस्तु है इसकी ऊंचाई क्या है? h, स्मॉल h। जब कौन बना है? जब ये आंख पर, जब लेंस ने बनाया, ये सीधा वस्तु ने नहीं बनाया, जब आवर्धक लेंस रखा गया है तब आंख पर बना दर्शन कोण है। बिना लेंस की सहायता से वस्तु और आंख पर निर्मित कोण, ये डायग्राम ए। अधिकतम दर्शन कोण के लिए कौन डायग्राम बना रहा हूं मैं? ये वस्तु है ए बी, वही। अब थोड़ा बड़ी दिखाती हूं, छोटा दिखाती हूं, चलो। ए बी वस्तु, इसके द्वारा आंख पर ये बना हुआ कोण, ये जब वस्तु आंख से कितनी दूरी पर रखी है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। जब वस्तु आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होती है तो मैंने आपको अभी बताया था कि आंख पर बनने वाला जो दर्शन कोण होता है उसका मान अधिकतम होता है। तो यहां अधिकतम दर्शन कोण बनेगा अल्फा, जिसको लिखते हैं हम अल्फा से। वस्तु की ऊंचाई तो वही है, वो थोड़ा ना बदलेगी, सही है ना। कोई कहते हैं ऊंचाई बदलेगी, नहीं जी, ऊंचाई नहीं बदलेगी। तो दो डायग्राम बनाए मैंने, ए और बी। ये कब बनाया है? जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये लेंस द्वारा आंख पर बना कोण है, लेंस द्वारा आंख पर बना कोण, ठीक है। और ये क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम, आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण। दर्शन कोण, कोण कब बनाए? कि जब वस्तु कहां रखी है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब हम आवर्धन क्षमता की बात करें। यहां आवर्धन क्षमता,
ये जो आवर्धन क्षमता है इसको m से लिखेंगे। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होती है? यह होती है लेंस द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण का वस्तु द्वारा आंख पर बने अधिकतम दर्शन कोण से अनुपात। लेंस द्वारा आंख पर बना, इधर लिख लेते थोड़ा नीचे, वहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। आवर्धन क्षमता बराबर लेंस द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? लेंस द्वारा आंख पर बने अधिकतम दर्शन कोण का वस्तु द्वारा आंख पर बने अधिकतम दर्शन कोण के साथ अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता। ये थ्योरी आपने नोट कर ली होगी, इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। अब मैथमेटिकली हम बात करेंगे यहां से इसका आवर्धन क्षमता। तो देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेन बीटा और टेन अल्फा, ठीक है। तो चित्र ए और बी से आप आसानी से निकाल सकते हो। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो चित्र ए से, चित्र ए से टेन बीटा, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए डैश बी डैश बटे आधार। मान लो ये ओ हो, ओ बी डैश, ठीक है। और ये बीटा यहां भी तो आ रहा है, ए बी लंब बटे आधार ओ बी, ठीक है। तो ये हो गया टेन बीटा। टेन अल्फा की बात करें, चित्र ए से टेन अल्फा बराबर, इसको समीकरण एक डाल दो। तो टेन अल्फा बराबर देखो लंब बटे आधार, तो ए बी बटे आधार, आधार ये रहा, इसको ओ डाल दो। देखो दोनों ओ भी बन जाएंगे वहां, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पी डाल देते हैं, पी बी। तो टेन अल्फा क्या मिल गया? ए बी तो आपको पता ही है, और ये कितनी दूरी है? इस पर जस्ट की न्यूनतम दूरी क्या है? ये बी। अब यहां जो आवर्धन क्षमता आपने निकाली थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम बराबर अधिकतम दर्शन कोण कितना है? बीटा, और वो कितना है? अल्फा। इसको समीकरण ये लिख दो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था? बीटा और अल्फा। हमें क्या मिलेगा? अभी टेन बीटा और टेन अल्फा। अल्फा व बीटा अल्प है, अतः टेन अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा, और टेन बीटा नियरली इक्वल टू किसके हो गया? बीटा के। तो अब आपको अल्फा बीटा मिल जाएंगे यहां से। तो अल्फा तो मिल गया ए बी बटा डी, और बीटा मिल गया ए बी बटा ओ बी। ओ बी ये देखो वस्तु है, तो माइनस यू, माइनस का यू। ये अल्फा और बीटा के मान मिल गए। इनको वहां रख दो समीकरण ए में। समीकरण ए में
अल्फा व बीटा के मान रखने पर, मान रख दो आप, तो आपको क्या मिला है, बीटा कितना है, ए बी बटे माइनस यू, अल्फा कितना है, ए बी बटा डी, तो m बराबर क्या मिला आपको, माइनस के टी बाई यू, क्यों, ए बी से भी तो कट गया, तो ये हमें आवर्धन क्षमता मिल गई किसकी, सरल सूक्ष्मदर्शी की, क्या, m बराबर माइनस का d बटा u। क्लियर हुआ क्या, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको ज्ञात हो गई, m बराबर हो गया माइनस का d बाई u। तो फर्स्ट केस है जब प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अर्थात प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। माइनस डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आभासी बाईं ओर बन रहा है लेंस के, माइनस डी आएगा, वस्तु की दूरी क्या है, माइनस यू। तो अब लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मान रख दो, ये लेंस की फोकस दूरी है, v क्या है, माइनस डी, और ये u माइनस का तो ये प्लस बन जाएगा यहाँ 1/u। हमें क्या चाहिए, d बाई यू चाहिए, तो पूरे समीकरण में d का गुणा कर दो आप, ठीक है। उपरोक्त समीकरण में d का गुणा करने पर, तो ये क्या मिलेगा, डी बाई एफ बराबर -1 प्लस डी बाई यू। तो आपको क्या चाहिए, डी बाई यू, तो डी बाई यू बराबर क्या मिला, ये 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ मिला, सही है। वहां रखोगे तो m क्या मिल गया यहां से, इस केस में हमें m मिल गया, m बराबर, ठीक है, ये देखो डी बाई यू, ये आया डी बाई यू इतना, तो m बराबर क्या हो गया, माइनस तो बाहर आ गया, 1 प्लस डी बाई एफ। ये हमें कब मिला, कि जब प्रतिबिंब कहां बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। फर्स्ट केस था ये। सेकेंड केस, जब प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, मतलब v बराबर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। तो वही लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v का मान अनंत रखोगे, वो 1/u हो जाएगा। तो यहाँ dy u क्या आ जाएगा, dy u dy f के बराबर आ जाएगा। अथवा ये कह सकते हैं यहां से आपको क्या मिलेगा, 1/f, ये तो 0 बन गया, बराबर 1/u, यहां से मिल गया u बराबर f, अतः m क्या बचेगा, मान रख दोगे f, तो माइनस के डी बाई एफ। ये दोनों ही केसेस में हमें क्या मिली, आवर्धन क्षमता। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी स्पष्ट हुई कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी संरचना क्या है, और ये क्या काम करती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसकी आवर्धन क्षमता ये निकल के आई, यहाँ पे 2 केस बना दिए। एक में हमारी जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, दूसरे में प्रतिबिंब कहां बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो हमें ये मिल रहा है m बराबर माइनस का डी बाई एफ, पहले मिल रहा है आपको m बराबर माइनस का 1 प्लस डी बाई एफ। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। किसकी बात करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये एक आवर्धक लेंस था, एक आवर्धक लेंस से आवर्धन कम प्राप्त होता है, इसीलिए अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए हम 2 लेंसों को उपयोग में लेते हैं, जिससे एक लेंस दूसरे लेंस के आवर्धक प्रभाव के मान में वृद्धि कर देता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्यों बनाई गई, क्योंकि एक लेंस से कम आवर्धन प्राप्त होता है, अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए हम 2 लेंसों को उपयोग में लेते हैं, जिससे एक लेंस दूसरे लेंस के प्रभाव में वृद्धि कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या? जो सरल सूक्ष्मदर्शी थी उसमें केवल एक लेंस काम में लिया जा रहा था, आवर्धक उत्तल लेंस एक ही काम में लिया जा रहा था, जिससे कम आवर्धन प्राप्त हो पा रहा था। सरल सूक्ष्मदर्शी से कम आवर्धन प्राप्त होता है। अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए हम दो अवर्णक उत्तल लेंसों को काम में लेते हैं, जिससे हमें छोटी छोटी महीन वस्तुओं के भी बड़े प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी से कम आवर्धन कितना? लेस देन 10 प्राप्त होता है। अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए हम दो कम फोकस दूरी के अवर्णक उत्तल लेंस काम में लेते हैं, जिससे एक लेंस दूसरे लेंस के प्रभाव में वृद्धि कर देता है तथा छोटी छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी पे केवल हमें एक लेंस लगा था, उससे कम आवर्धन प्राप्त हो रहा था। तो अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए हम दो कम फोकस दूरी के अवर्णक उत्तल लेंस सामने लेते हैं, जिससे एक लेंस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख लेना, एक लेंस दूसरे लेंस के प्रभाव में वृद्धि कर देता है तथा छोटी छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। ये क्या है? हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब हम इसकी संरचना की बात करें तो आपको डायग्राम समझना जरूरी है। मैं यहीं पे चलो डायग्राम बना लेते हैं इसका। इसमें दो लेंस काम में लेने हैं और दोनों ही कैसे होने चाहिए? अवर्णक उत्तल लेंस काम में लेने हैं। एक ये ले लिया, एक इससे थोड़ा बड़ा लेंगे, एक ये ले लिया। ये लेंस वस्तु की ओर जो होता है उसे कहते हैं, ये वाला अभिदर्शक लेंस कहलाता है, जो वस्तु की ओर होता है। तो देखो, ये वस्तु से एक किरण आप समानांतर निकाल दो और एक किरण आप प्रकाशित केंद्र से निकाल दो ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको उधर इवेंट रखेंगे, गलत आगे किरण, ऐसे। दूसरी इसकी फोकस से निकालेंगे हम, मान लो ये
तो यहाँ ये दोनों जहां पर ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जैसे ये प्रतिच्छेद करने के बाद ये वाली तो ऐसे चली जानी चाहिए यूं, ठीक है, और ये वाली जो है थोड़ा टेढ़ी हो गई यहां से, ये इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, ठीक। ये अपवर्ती प्रकाश किरण हो गई, ये आपकी प्रकाश किरण है। तो ये यहां पर इन्होंने वस्तु ए बी का उल्टा, ठीक है, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना दिया, ये ए डैश बी डैश, ठीक है। ये इसका क्या है, फोकस है किसका, अभिदर्शक लेंस का। ये वस्तु स्थित है यहां पे, ठीक। अब ये वस्तु इस लेंस के लिए, सॉरी, ये वाला जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस ने यहां बना दिया, जो इसके लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। अब इससे चलने वाली जो किरणें हैं, मान लो एक तो हमारी यही मुख्य अक्ष के समांतर कर दो ऐसे, ये भेज दो ऐसे, एक ऐसे यहां से प्रकाशित केंद्र से निकाल दो, तो ये चलेगी, यहां से ऐसे ये फोकस से निकाल दी हमने ऐसे। तो आप देखते हो यहां पे कि ये कभी भी आगे आकर किधर मिलने वाली नहीं है। यहां अगर यहां आंख या प्रेक्षक होता, आंख का होना मतलब प्रेक्षक, तो ये कभी वहां तो मिलेंगे नहीं। अब क्या होगा, इनको पीछे हटाएंगे हम, तो इनको पीछे हटा के लिए क्या होगा, इस प्रकार से इन दोनों को तो यहां पे कहीं जैसे ये ऐसे यहां बना देता हूं मैं, मान लो यहां पे कहीं प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर जाते हैं इस प्रकार से, ये प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं यहां। तो ये प्रतिबिंब हो गया, देखो सीधा बनना उसके रेस्पेक्ट में, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, आप स्केल से बनाएंगे अच्छा बनेगा। तो ये बी डबल डैश हो गया यहां, और ये पॉइंट हो गया ए डबल डैश, ठीक है। तो ये अंतिम प्रतिबिंब बनाए यहां, अंतिम प्रतिबिंब है, और ये क्या थी, वस्तु थी यहां U, जो कि UO होगा, ठीक है। ये इसके लिए इसने प्रतिबिंब बनाया यहां, तो VO क्यों लिख रहा हूं, वो ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब अविदर्शक लेंस के लिए काम में लिया जा रहा है, ठीक। इस लेंस के लिए जैसे यहां O लिखा है, और इसके लिए लिख दो यहां प्रकाशित केंद्र को E से लिख दो आप, ये इसके लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा, तो ये हो गया UE माइनस का UE, ये दूरी, ये क्या है, माइनस UE, ठीक है। ये प्रतिबिंब बना है अंतिम, तो ये VE कह सकते हो आप इसको, VE, ठीक है, वो भी नेगेटिव में, ये प्लस में ही नेगेटिव में। डायग्राम होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये अंतिम प्रतिबिंब है, तो ये कौन हो गया यहाँ पे, ये वाला, ये अंतिम प्रतिबिंब है ये वाला, तो ये यहाँ कौन भी बनाएगा, वो कौन होगा, बीटा, क्या होगा, ये बीटा कौन, यहां से हटा देता हूं मैं इसको थोड़ा, अब समझ में आया आपको, ये बीटा, इसको यहां लिख देते हैं UE माइनस का, ये बीटा कौन है, और ये कौन क्या है हमारा, अल्फा, ठीक है। अब डायग्राम स्पष्ट हो गया। अब संरचना सुनना, इसकी डायग्राम मैंने बना दिया है। संरचना कैसे लिखेंगे, संरचना चित्रानुसार दो समाक्षीय कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस काम में लेते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और जो लेंस प्रेक्षक की ओर होता है अथवा नेत्र की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। संरचना में क्या लिखेंगे, चित्रानुसार दो समाक्षीय अवर्णक उत्तल लेंस
काम में लेते हैं। चित्रानुसार दो समाक्षीय अवर्णक कम फोकस दूरी के, कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस काम में लेते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसका द्वारा क्या उसकी फोकस दूरी कम होती है, उसे अदृश्यक लेंस कहते हैं। यहां लिख देते पहले, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे वस्तु की ओर होता है उसकी फोकस दूरी कम होती है। किससे? इस वाले लेंस से, ठीक है, कम होती है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा जो लेंस प्रेक्षक अथवा आंख की ओर होता है उसकी फोकस दूरी अभिदृश्यक की तुलना में अधिक होती है। अभिदृश्यक की तुलना में अधिक होती है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये संरचना है, ठीक है। इसकी प्रतिबिंब का निर्माण, सीधा सीधा अविदृश्यक लेंस, ये वाला अविदृश्यक है, ये वाला अविदृश्यक है। ये कौन सा है? नेत्रिका लेंस। अविदृश्यक लेंस के फोकस व प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाईं ओर स्थित वस्तु AB का प्रतिबिंब अविदृश्यक लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाईं ओर स्थित वस्तु AB का प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बड़ा नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य बनता है। नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य बनता है का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा
बड़ा नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य बनता है। नेत्रिका लेंस के लिए यह प्रतिबिंब, नेत्रिका लेंस के लिए यह प्रतिबिंब वस्तु की तरह कार्य करता है एवं नेत्रिका इसका बहुत बड़ा व सीधा प्रतिबिंब A', B' चित्रानुसार बनाता है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन रहा। मैंने पहले इसकी परिभाषा, फिर संरचना के बारे में बताया आपको, और फिर ये मैंने आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया। दोबारा से इसका ओरल सुन लीजिए किस प्रकार है। इसमें दो लेंस कम फोकस दूरी के अवर्णक उत्तल लेंस काम में लेते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसकी फोकस दूरी है उसका द्वारक छोटा होता है, और जो लेंस नेत्रिका की ओर होता है, नेत्र की ओर होता है, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, उसका द्वारक और फोकस दूरी अधिक होती है। जो लेंस वस्तु की ओर होगा वह कम फोकस दूरी का होगा, और उस लेंस को हम अविदृश्यक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अविदृश्यक। जो लेंस नेत्रिका की ओर होता है वह अधिक फोकस दूरी का होता है, उसे अविनेत्रिका लेंस कहते हैं। अविदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बड़ा अविनेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य बनता है। ये फोकस है इसका, ये प्रकाशिक केंद्र इसके मध्य बना हुआ है, और ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है। नेत्रिका लेंस इसका सीधा, इसके देखो ये प्रतिबिंब सीधा, देखो ये वस्तु ऐसे ही है ना, एज इट इज तो बनाया है, तो ये सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब चित्रानुसार बनाता है। ये इसकी पूरी थ्योरी है। आप कंप्लीट थ्योरी यहां से नोट कर लेंगे। अब हम इसके मैथमेटिकल पोर्शन के बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक आप पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके मैथमेटिकल पोर्शन की स्टडी करते हैं। हमें क्या निकालनी है? बेसिकली आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता की अगर हम बात करें, आवर्धन क्षमता ये क्या होती है? मैं डायरेक्ट लिख लू यहां पे बीटा बटे अल्फा। आप क्या लिखोगे? ये बीटा क्या है? लेंस द्वारा या प्रकाशीय उपकरण द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, और नीचे अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बने अधिकतम दर्शन कोण। अगर चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं ओके स्टूडेंट्स, तो अब डिस्कस करते हैं इसके मैथमेटिकल पोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आवर्धनता या आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रकाशीय उपकरण द्वारा अधिकतम दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा
अधिकतम दर्शन कोण का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कोण का। जैसे हम सिंपली m बराबर लिख देते हैं बीटा बटे अल्फा। अल्फा तो फिक्स है जैसा कि वहां पर था, आप यहां से लिख सकते हो। तो टेन अल्फा वस्तु की ऊंचाई ए बी बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये टेन अल्फा आ गया। बीटा आपको यहां से निकालना पड़ेगा, तो ये रहा बीटा यहां पे, ये बीटा है देखो। तो ये कोण जब जैसे बीटा आएगा तो यहां से टेन बीटा आप कह सकते हो ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई, ठीक है। अल्फा बीटा अल्प है, अतः क्या होगा? टेन अल्फा लगभग बराबर अल्फा के, वो टेन बीटा किसके बराबर हो गया? बीटा के। तो ये जो समीकरण था इसमें मान रख दो, समीकरण ए में अल्फा व बीटा के मान रखने पर, अल्फा बीटा के मान रखने पर मान रख दो, तो आपको m क्या मिलेगा? देखो बीटा कितना है? ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई बटे अल्फा कितना है? ये है, तो ये हो गया ए बी बटा डी। थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो डी तो ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे, तो ए डैश बी डैश बटा ए बी ऐसे लिख लेता हूं मैं यहां, और डी ऊपर चला जाएगा तो डी बटा बी डैश ई, ठीक है। अब हमें ये तो पता है डी डैश ई तो माइनस यू ई है यहां, लेकिन हमें ए डैश बी डैश और ए बी का मान नहीं पता है। तो ये जो दो सर्वांग त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ए बी ओ और ओ ए डैश बी डैश से, ओ ए बी व ए डैश बी डैश ओ से, यहां पे लिख लेते हैं समरूप त्रिभुज। कौन कौन से? ओ ए बी व ओ ए डैश बी डैश से, एक की ऊंचाई ये वाली ए डैश बी डैश बटे दूसरे की ऊंचाई ए बी बराबर एक का आधा ये वाला ओ बी डैश, ठीक है। एक का आधा हो गया और दूसरे का आधा क्या हो गया? ओ बी, यही हो गया ना। तो अब मुझे बताओ यहां से ओ बी डैश, ये ओ बी डैश क्या है? बी जीरो, और ओ बी क्या है? माइनस का यू जीरो। तो ये पहले वहां सेट कर लो, आप इसको समीकरण डाल दो, दो इनको तो रहेंगे दो यहां, इसको एक, समीकरण एक में रखने पर ये वाला मान, तो m क्या मिला हमें? m मिल गया ओ बी डैश बटा ओ बी और डी बाई बी डैश, ठीक है, ये मिला। इन सबके मान सेट कर दो, इसमें मान रख दो। हम जानते हैं, यहां से लिखेंगे, हम जानते हैं चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से जाएंगे, इधर आ जाए m बराबर ओ बी डैश क्या है? वी जीरो, ओ बी क्या है? माइनस का यू जीरो, ओ बी क्या है? माइनस का यू जीरो। अब डी बटे बी डैश ई क्या है? माइनस यू ई, माइनस का यू ई। तो यहां अगर मान देखें आप तो आपको m बराबर मिल गया, माइनस माइनस कट जाएगा, ये v जीरो बटा u जीरो और ये मिल गया d बाई यू ई। क्या मिला? v जीरो बटा u जीरो और d बाई यू ई।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ क्या मिला, m बराबर v0 ओवर u0 dy ui। हमने यहाँ d का साइन नहीं रखा है, d किधर होगा, इधर होगा, तो आंख के इस साइड इस तरफ होगा, तो ये d ऋणात्मक होगा। तो देखो ये तो नेगेटिव कट जाएंगे और यहाँ ये एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो m बराबर क्या मिल गया हमें, माइनस v0 बाई u0 dy ui। ये d जहां आ रहा था, आप चाहे तो वहीं से इसका चिन्ह लगा देते हैं या लास्ट में सबके चिन्ह लगाए तो वहां लगा सकते हैं। तो ये हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल गया, किसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी केस में। आप इस नेगेटिव चिन्ह को जो मैंने अभी लगाया है, आप सरल सूक्ष्मदर्शी में भी लगाएंगे, तो जो आपको रिजल्ट वहां मिल रहा था सरल सूक्ष्मदर्शी में, क्या मिल रहा था, सरल सूक्ष्मदर्शी में आपके पास आया था माइनस का डी वाई यू। तो डी का माइनस का डी वाई आया था, डी का चिन्ह नहीं रखा था, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का डी वाई। तो आप सभी प्लस के डी वाई यू से करेंगे उसको, तो इसके दो जो रिजल्ट आपको मिलते हैं, पहला तो ये मिलेगा, दूसरा जब स्पर्श दृष्टि न्यूनतम दूरी पर होगी तब मिलेगा 1 प्लस डी बाई आई थिंक एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। दूसरा मिलेगा आपको m बराबर डी बाई एफ ओनली, इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा चेक कर लेना है यहाँ पे कि जब आप ये डी वाई यू चाहिए होता है तो इधर माइनस भी आता है तो प्लस आ जाता है ये केवल, तो ये 1 प्लस डी बाई एफ मिलेगा और ये क्या मिलेगा, u बराबर एफ मिल जाता है डी बाई एफ, दोनों केसेस में। तो ये आपको आवर्धन क्षमता मिलेगी, बात समझ में आई आपको। तो अब वही दोनों केसेस की बात करते हैं यहाँ पे। दोनों केसेस कौन कौन से हैं, पहला तो जब प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और प्रतिबिंब कहां बने, एक बार अनंत पर। ये तो हमारा साधारण आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त हो गया। पहला केस, जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या होगा, प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा तो v बराबर माइनस का t और u बराबर तो माइनस u है। किसके लिए, नेत्रिका के लिए, तो ये u ही। तो लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/fe बराबर 1/ve माइनस 1/ue। मान रख तो यहाँ हमें क्या चाहिए, डी बाई यू चाहिए, तो 1/fe बराबर वी माइनस का डी, तो माइनस का 1/d, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ue। ये यहाँ पे हमें चाहिए था डी बाई यू, तो डी का गुणा कर दो, तो डी का गुणा करोगे आप तो डी बाई यू हो जाएगा ये, और ये जो खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा डी बाई यू ई बराबर 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। ये जो समीकरण आपको मिला है बी, इसमें इसका मान रख देंगे डी बाई यू का, डी अपन यू का मान समीकरण बी में रखने पर। यहां कर रहे हैं इसको, तो यहां से आपका ये किसका मान रखना है, डी बाई यू ई का मान समीकरण बी में रखने पर रख दीजिए, तो हमें क्या मिला, m बराबर माइनस का v0 बाई u0 डी बाई यू ई कितना है, 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। फर्स्ट केस में ये आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल गया। दूसरा केस, जब प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने। तो अनंत का मतलब क्या है, e बराबर सीधा सीधा इनफाइनाइट, तो u तो वही होगा ना भाई, u ही, ठीक है ना, ये भी e है। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/fe बराबर 1/ve माइनस 1/ue हो गया। तो 1/fe बराबर क्या हो गया, 1/infinitive माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये सॉरी नेगेटिव रहेगा, तो 1/ue।
तो ये टर्म तो क्या बन गई 0, तो हमें क्या मिला 1/Fe बराबर 1/UE। तो आप क्या कह सकते हो, सॉरी UE बराबर Fe मिला, यहां से एक तो मिला आपको UE बराबर Fe। तो आवर्धन क्षमता क्या बन जाएगी समीकरण बी से, समीकरण बी से UE बराबर क्या रखेंगे Fe, तो m बराबर क्या मिल गया माइनस का V0 बटा U0, क्या है वहां D/Fe। ये हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल गया, किस केस में, सेकंड केस में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी दो सूक्ष्मदर्शियों की स्टडी की है। एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी, पहले मैंने उसको परिभाषित किया, उसकी सारी चीज आपको दर्शन कोण बताया, किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब का निर्माण करती है, मैथमेटिकल पोर्शन आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, मैंने जब वो आवर्धन क्षमता का सूत्र निकाला है तो D/U निकला था, ठीक है, ऋणात्मक निकला है वो, एक्चुअली मैंने जो निकाला वो ऋणात्मक, मैंने D का साइन नहीं लगाया वहां पे, तो आप उसको यूज कर लेंगे, वहां D का साइन लगाएंगे तो कैसा आएगा प्लस का। m बराबर किसके केस में, सरल सूक्ष्मदर्शी, अभी पीछे किया था ना सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो m बराबर D/U आएगा जो जनरल सूत्र आया है। फिर दो केसेस में जो आएंगे वो आएंगे m बराबर 1 प्लस D/F आ जाएगा, और एक आ जाएगा दूसरे में D/F। ये वाला स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी के लिए आएगा और ये अनंत के लिए आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने दो प्रकाशीय उपकरण कंप्लीट किए हैं, पहले हमने एक मानव नेत्र पढ़ रखा था, और आज हमने सूक्ष्मदर्शी की बात की, जिसमें सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात की। अभी इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन बचा हुआ है। अगर यहां से इस नलिका की लंबाई पूछी जाए आपसे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, तो ये होती है अर्ध। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगर नेत्र का लेंस की यहां से इस की लंबाई पूछी जाए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, तो हम क्या लिखेंगे, यहां देख लीजिए आप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई बराबर लेंसों के मध्य की दूरी। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। मतलब ये क्या हो गई यहां से V0 प्लस UE, ये है, ये नली की लंबाई है इस समय। अब वो केसेस के अंदर रहता है, तो दूसरे अंतिम प्रतिबिंब अनंत तक कब बनेगा कि जब ये फोकस के बराबर हो जाए, यानी ये वस्तु कहां रखी जाए फोकस पे, तो UE किसके बराबर हो जाएगा Fe। तो उस केस में आप यहां V0 प्लस Fe रख देंगे। तो साधारणतः नली की लंबाई क्या होती है, ये होती है L बराबर V0 प्लस UE। समझ में आ गया, ये होती है। तो आज हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन किया है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर की थोड़ा लेंथ ज्यादा हो रही है, इसलिए आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, आगे वाले लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।